क्लास 11th। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पी रिएक्शन। एंथैल्पी रिएक्शन के कौन कौन से टाइप हैं ये देखते जाएंगे। ये थोड़ा बहुत डिटेल में दिया है, मैं एक एक करके सबको बताते जाऊंगी। सब टाइप्स आप नहीं हो पाएगा, इसलिए आज 1 2 3 बताऊंगी, फिर नेक्स्ट डे को और जो इसके टाइप्स हैं उसको बताते जाऊंगी। ठीक है, आज जितना हो पाएगा उतना देखेंगे, क्योंकि इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे। क्योंकि इसको जब तक डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक हम सारे इसके जो टाइप्स हैं वो एक दूसरे से कन्फ्यूज लगेंगे। ठीक, सबसे पहला है रिएक्शन हीट और रिएक्शन एंथैल्पी। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी को और एक क्या नाम से जाना जाता है? रिएक्शन हीट। हीट मतलब ऊष्मा। ठीक है, अब देखते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर ऊष्मा जितना परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को करवा रहे हैं तो उसमें जितना ऊष्मा परिवर्तन होता है, किसमें? उसके एंथैल्पी में। ठीक है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो उस मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा उसमें, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर उसमें जितना परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन हीट या एंथैल्पी। ठीक है, ऐसे RN का मतलब रिएक्शन होता है। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच जब हम क्रिया करवाएं तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए डेलेज परिवर्तन क्या हो जाएगा? -39.5 किलो जूल प्रति मोल। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, कार्बन के लिए 2 मोल लेंगे, हाइड्रोजन के लिए 3 मोल, ऑक्सीजन के लिए हाफ। अब इन तीनों के बीच हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। इसके लिए हमारा जो ऊष्मा परिवर्तन होता है कि कितना आता है? -278.9 किलो जूल प्रति मोल। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या हो गया, समझ में आएगा? ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, वेरियस टाइप, इसके टाइप्स में। अब है सेकेंड देखते हैं, संभवन की एंथैल्पी, जिसको इसका इंग्लिश नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको किससे शो करते हैं? डेल H फॉर्मेशन का F। ठीक है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन पेपर में अगर संभवन की एंथैल्पी न लिखा हो और डेल H F आ गया तो आपको इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों को जानना है, तभी आप लोग इसको समझ पाओगे कि ये संभवन की एंथैल्पी डेल H F को कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। कहते हैं जब कोई कंपाउंड का 1 मोल, ठीक, कंपाउंड मतलब यौगिक, जब कोई कंपाउंड का 1 मोल अपने अवयवी तत्व मतलब उसी के भाग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कौन कौन से अवयव हैं? इसमें कितने प्रकार के अवयव हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, 2 प्रकार के। तो यहाँ पर क्या बताएगा? जब कोई कंपाउंड का 1 मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है तो अभिक्रिया ऊष्मा को क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इसके लिए एग्जांपल, अगर हमारा कार्बन सॉलिड फेज में है, ऑक्सीजन गैस के फेज में, तो क्या बनेगा गैसीय फेज में? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसके लिए डेल H क्या होगा? डेल H मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए कितना मान आएगा? -393.5 किलो जूल। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के लिए हाफ गैसीय स्टेज में, तो लिक्विड के फॉर्म में क्या बोलता है? वाटर। अब इसके लिए हमारा संभवन की एंथैल्पी कितना आएगा? -286 किलो जूल। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये वाटर की संभवन उसमें कितनी पाई जाएगी? -286। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 393। ठीक, अब देखते हैं, यदि एक वायुमंडलीय दाब व 298 केल्विन ताप पर जब पदार्थ का 1 मोल, यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके वायुमंडलीय दाब को 1 रखें और उसका ताप 298 केल्विन रखें, तो जब पदार्थ का 1 मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है, कब की कंडीशन में? जब हमारा वायुमंडलीय दाब 1 हो और ताप 298 केल्विन हो। तो ऐसी ऊष्मा को जब निकलेगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मानक संभवन ऊष्मा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक मतलब परफेक्ट मान है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानक।
तो इसको क्या बोलते हैं? मानक संभवन ऊष्मा। इससे किससे शुरू करते हैं? डेल एच 0 F। ठीक, ये 0 ही हमें बताता है कि ये मानक संभवन की एंथैल्पी है। ठीक, अब आगे इसके कुछ फैक्ट हैं। सम फैक्ट अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसके? संभवन की एंथैल्पी के कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। तो पहला है तत्व की मानक अवस्था में संभवन ऊष्मा शून्य होती है। कब के कंडीशन में? देखो शून्य होगी जब ऑक्सीजन फास्फोरस के 4 मोल और सल्फर के 2 मोल। ठीक, जब तत्व की मानक अवस्था में संभवन ऊष्मा शून्य होती है जब ऑक्सीजन को लेंगे, फास्फोरस को 4 मोल मिलेंगे और ये सल्फर, तो और जब हमारा कार्बन ग्रेफाइट के रूप में हो, तो इनकी संभवन ऊष्मा क्या होगी? 0। इस पॉइंट को याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है कुछ एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया का मानक संभवन एंथैल्पी नहीं होते हैं। देखो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो कि मानक संभवन एंथैल्पी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संभवन की एंथैल्पी क्या कहता है कि 1 मोल ही लेंगे तभी उसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो इससे पहले संभवन की एंथैल्पी में पढ़े थे कि जब कोई कंपाउंड का 1 मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है, ठीक है, तो 1 मोल यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है कि यहाँ पर ये 2 मोल में बन रहा है, कौन? वाटर, तो ये 2 मोल में बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल, इन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर। तो वाटर का कितना मोल यहाँ पर बन पा रहा है? 2 मोल। तो हमारा संभवन की एंथैल्पी क्या कहता है? हमेशा 1 मोल वाले कंपाउंड को लेके ही हम उसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मोल में बन रहा है, तो इसकी संभवन की ऊष्मा क्या हो जाएगी? इसकी मानक ऊष्मा -571.6 किलो जूल। ठीक, ये एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया का मानक संभवन एंथैल्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्वों के उत्पाद से 2 मोल बनते हैं, जबकि हमारा मानक संभवन एंथैल्पी क्या कहता है? 1 मोल उत्पाद बनने की एंथैल्पी परिवर्तन होती है। ठीक, तो डेल H0 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? -571.6। इसके लिए 2 मोल है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 285.8 किलो जूल मोल -1। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। CaO और CO2, CaO सॉलिड फेज में और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फेज में, इन दोनों के बीच जब हम क्रिया करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके लिए सॉलिड फेज में जब आ गया, तो इसके लिए जब मानक एंथैल्पी है, मानक संभवन एंथैल्पी कितना बनाएगा? -178.3 किलो जूल मोल -1। तो यहाँ पर देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन रहा है वो दूसरे यौगिक से मिलकर बन रहा है। ठीक है, मतलब दूसरे यहाँ पर ना तो कैल्शियम से ही अलग मिलकर बन रहा है, ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एक है और एक कार्बन। तो इनके संघटन तत्व नहीं है। कौन कौन? ये और ये, मतलब इसके अवयवी भाग नहीं है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मानक संभवन एंथैल्पी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके अवयव में नहीं है। आ गया समझ में? फिर एक बार बता दूँ, यहाँ पर हम इस रिएक्शन को मानक की संभवन एंथैल्पी क्यों नहीं कहेंगे? यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 मोल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 1 मोल बन रहा है कंपाउंड। लेकिन 1 मोल बनने के बाद भी हम इसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी कैल्शियम कार्बोनेट के ही अवयव नहीं है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, जबकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो इसके अवयव कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड को ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है जो कि इसके अवयव नहीं है। दोनों इनके संघटक तत्व नहीं है। आ गया समझ में? ठीक, अब देखेंगे कि ये कब के कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि जिसको हम कह सकेंगे कि ये संभवन की एंथैल्पी है। कैल्शियम का सॉलिड फेज में, तो कैल्शियम सॉलिड फेज में और कार्बन को क्या लेंगे? कार्बन को भी सॉलिड फेज में और ऑक्सीजन को गैसीय फेज में।
अगर हम कैल्शियम को सॉलिड फेज में लेते हैं और कार्बन को सॉलिड फेज में लेते हैं और ऑक्सीजन गैसीय फेज में लेते हैं, तो इन तीनों के बीच हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा संभवन की एंथैल्पी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सब अवयव हैं, इसके भाग हैं। ठीक, आ गया समझ में? क्यों? देखो यहाँ पर कैल्शियम एक अलग से एलिमेंट है, कार्बन एक अलग से एलिमेंट है और ऑक्सीजन। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था क्या? नहीं ना। ठीक, आ गया समझ में? अब देखते हैं डेल एच एफ संभवन की एंथैल्पी, मानक संभवन एंथैल्पी का अनुप्रयोग। किसी अभिक्रिया की विभिन्न यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा ज्ञात है तो अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी परिवर्तन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, किसी अभिक्रिया में विभिन्न यौगिकों की मानक संभवन ऊष्मा अगर हमें ज्ञात है तो उसकी हम मानक एंथैल्पी परिवर्तन आसानी से मतलब जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? नीचे देखो, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी परिवर्तन मतलब उत्पाद की कुल संभवन ऊष्मा माइनस अभिकारकों की कुल संभवन ऊष्मा। क्या करेंगे हम? मान लो कि एक यहाँ पर क्रिया हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्टिव, रिएक्टेंट से प्रोडक्टिव। ठीक है, तो उत्पाद की कुल संभवन ऊष्मा को हम यहाँ रिएक्टेंट अभिकारकों की कुल संभवन ऊष्मा से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका मानक एंथैल्पी परिवर्तन के लिए डेल एच जीरो रिएक्शन, यहाँ पर इसकी रिएक्शन को देखेंगे। और डेल एच जीरो एफ किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद माइनस अभिकारकों की कुल संभवन ऊष्मा को किससे शो करेंगे? अभिकारकों के लिए रिएक्टेंट, डेल एच जीरो एफ रिएक्टेंट। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि यहाँ पर मेथेन है गैसीय, जो कि गैसीय फेज में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में है। अब इन दोनों के बीच हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, तो डेल एच जीरो एफ बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका मान 749 और डेल एच जीरो एफ इसके लिए देखो हम इससे आगे पढ़े थे। ऑक्सीजन के लिए और फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए क्या होता है? उसका मानक संभवन ऊष्मा 0, तो यहाँ पर इसका मान 0 आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -393.5 और वाटर के लिए -285.8। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? सिर्फ सूत्र में मान रखेंगे। किसके लिए? सिर्फ क्या करेंगे? अभी उत्पाद की कुल संभवन ऊष्मा, तो हमें उत्पाद क्या क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन दोनों के मान में इसको घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र में मान रखते जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये मान, वाटर के लिए ये मान। यहाँ पर 2 मोल में है वाटर, इसके लिए 2 से इंटू हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब मेथेन के लिए जो मान आया था उसको रख देंगे, -749 प्लस इसके लिए 0। ठीक, अब ये प्लस में आ गया, तो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 0, ये सारा किसका मान है? ये सब उत्पाद का मान है। ठीक है, तो उत्पाद के लिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन अभिकारकों को लेके हम क्या प्राप्त हुआ था हमें? इसके लिए सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा ना, इसलिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन होगा, इसलिए ऑक्सीजन के लिए 0। हम क्या देखे थे यहाँ पर देखे थे कि उत्पाद की कुल संभवन ऊष्मा माइनस अभिकारकों की कुल संभवन ऊष्मा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया उत्पाद, और हमारा रिएक्टेंट में क्या लिए थे? मेथेन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए 0, मेथेन के लिए ये माना था। अब इसको कैलकुलेशन करके हमारा जो अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी परिवर्तन है इसको हम जान सकेंगे। आर किसको दर्शाता है? रिएक्शन को। और ये क्या है? उत्पाद की कुल संभवन ऊष्मा माइनस अभिकारकों की कुल संभवन ऊष्मा से इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। आ गया समझ में कि मानक संभवन एंथैल्पी का अनुप्रयोग क्या है? ठीक, हम किसी भी अभिक्रिया में विभिन्न यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा, देखो मानक संभवन ऊष्मा का मान अगर जान लिए तो उसकी मानक एंथैल्पी में परिवर्तन का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, धन्यवाद। आगे की रिएक्शन कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप में समझते जाएंगे, तभी हम आगे डिटेल से उसको जान सकेंगे। तो आज
दो टाइप के पढ़ लिए वेरिएशन, एक अभिक्रिया की एंथैल्पी और एक संभवन की एंथैल्पी। ठीक, धन्यवाद।